स्टूडेंट्स, चलिए तो आज हमें बात करनी है, हमारा टॉपिक है मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन। इनका बेसिक कंसेप्ट्स और फॉर्मूले और कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। लेकिन इसको समझने से पहले हमें थोड़ा सा सिंपल कोरिलेशन को दोबारा एक बार देखना पड़ेगा, जो कि आपने अपनी बीकॉम में या बीबीए में एक बार पढ़ा होगा। इसका बेसिक कंसेप्ट एक बार देख लेते हैं ताकि आप मल्टीपल और पार्शियल को आसानी से समझ पाएँ, ठीक है। देखिए, इसमें मैं सिंपल कोरिलेशन के फॉर्मूलाज की बात नहीं करूँगा, सिर्फ मैं बेसिक बात करूँगा जितनी मल्टीपल और पार्शियल कोरिलेशन के लिए ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, तो सिंपल कोरिलेशन में हमने पढ़ा था कि हम किन्हीं दो वेरिएबल्स का जो कोरिलेशन है उसको स्टडी करते हैं। लाइक मान लीजिए मैं दो वेरिएबल्स लिए, प्राइस और डिमांड। इसका मतलब मैं इन्हीं दो वेरिएबल्स में कोरिलेशन को स्टडी कर रहा हूँ। मान लीजिए वेरिएबल 1 है, ये वेरिएबल 2 है। इसका मतलब जो मेरा कोरिलेशन निकलेगा वो वेरिएबल 1 और 2 के बीच में निकलेगा, ठीक है। इनमें से मैं एक वेरिएबल को बोलूँगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक वेरिएबल को बोलूँगा डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होगा जिसके अफेक्ट को मैं एनालाइज करना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं प्राइस का अफेक्ट चेक करना चाहता हूँ डिमांड पे, तो प्राइस को मैं बोलूँगा ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सिमिलरली जिसके ऊपर मैं अफेक्ट को चेक कर रहा हूँ उसको मैं बोलूँगा कि ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में, इस सिचुएशन में अगर मैं प्राइस का अफेक्ट डिमांड पे चेक कर रहा हूँ और फिर कोरिलेशन निकाल रहा हूँ, तो प्राइस को मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान रहा हूँ, डिमांड को मैं डिपेंडेंट वेरिएबल मान रहा हूँ, ठीक है। अब सिंपल कोरिलेशन में जब हम रिलेशनशिप निकालते हैं, कोरिलेशन निकालते हैं, तो या तो आंसर प्लस का आता है या आंसर माइनस का आता है, क्योंकि आप जानते हैं सिंपल कोरिलेशन को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं और इसकी जो रेंज होती है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है, -1 से 1 के बीच में होती है। मतलब आंसर प्लस का भी आ सकता है और माइनस का भी आ सकता है। अब कोरिलेशन अगर प्लस का आ रहा है, इसका मतलब ये चीज़ दिखा रहा है कि दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब अगर पहला वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है, पहला वेरिएबल कम हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी कम हो रहा है। सिमिलरली अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वेरिएबल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वेरिएबल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। मतलब अगर पहला वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, और अगर पहला कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। इसको हम कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। अब जो मैंने ऊपर एग्जांपल लिया प्राइस और डिमांड का, आप जानते हैं कि अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा है, और अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है। इसका मतलब ये मूव कर रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। दैट्स वाई प्राइस और डिमांड का जो कोरिलेशन है वो एक नेगेटिव कोरिलेशन माना जाता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं प्राइस और सप्लाई का एग्जांपल लेता, प्राइस और सप्लाई का एग्जांपल लेता, तो आप जानते हो कि प्राइस बढ़ने पर सप्लाई बढ़ती है, प्राइस कम होने पर सप्लाई कम होती है। अब ये एग्जांपल है पॉजिटिव कोरिलेशन का, क्योंकि दोनों वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ रही है, प्राइस कम हो रहा है तो सप्लाई कम हो रही है। यानी जो कोरिलेशन का साइन है प्लस या माइनस, ये सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है कि वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये थी हमारी कुछ सिंपल कोरिलेशन की बात, ठीक है। अब इससे मैं आता हूँ, हमारा जो कंसेप्ट है आज का, दैट इज मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मल्टीपल और पार्शियल दोनों ही जो कोरिलेशंस हैं ये सिर्फ एक्सटेंशंस हैं सिंपल कोरिलेशन टेक्निक की। मतलब जो सिंपल कोरिलेशन टेक्निक को आगे बढ़ाकर निकाला गया है उन्हीं को हम कहते हैं मल्टीपल और पार्शियल कोरिलेशन। देखिए फ़र्क क्या है, सिंपल कोरिलेशन में हमने दो वेरिएबल्स की बात की थी, लाइक प्राइस और डिमांड, प्राइस और सप्लाई, जबकि मल्टीपल और पार्शियल कोरिलेशन में मैं एक साथ 3 या उससे ज़्यादा वेरिएबल्स की बात करूँगा, ठीक है। पहले बात करते हैं मल्टीपल कोरिलेशन की। मल्टीपल कोरिलेशन में हम एक साथ 3 या उससे ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन देखते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए, मैं एग्जांपल लेकर चलता हूँ, इस बुक में एग्जांपल दिया भी हुआ है, देखिए। मान लीजिए मैं वीट की प्रोडक्शन पे
फर्टिलाइजर्स और रेनफॉल का कंबाइंड इफेक्ट देखना चाहता हूँ। यानी कि मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि वीट की प्रोडक्शन पे फर्टिलाइजर्स और क्लाइमेट यानी कि रेनफॉल का कंबाइंड इफेक्ट क्या पड़ेगा। इसका मतलब मैं 3 वेरिएबल्स की एक साथ बात कर रहा हूँ। हमारा पहला वेरिएबल वीट की प्रोडक्शन है, दूसरा वेरिएबल फर्टिलाइजर है, तीसरा वेरिएबल रेनफॉल है। तो अगर ऐसा कोई केस मेरे सामने आता है तो वो प्रॉब्लम है मल्टीपल कोरिलेशन की। अब जब भी हम मल्टीपल कोरिलेशन निकालते हैं तो हम एक वेरिएबल को डिपेंडेंट मानते हैं और बाकी वेरिएबल्स को इंडिपेंडेंट मानते हैं। अब अपने एग्जांपल में मैं अगर बात करूं, जो एग्जांपल मैंने अभी लिया था, मैंने क्या एग्जांपल लिया था, मैंने बोला वीट की प्रोडक्शन, ठीक है, उस पर अफेक्ट मैं चेक कर रहा हूं अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स का और क्लाइमेट का। अब मान लीजिए इनको मैं नाम दे देता हूं वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3। यहां पर मैं वीट की प्रोडक्शन पे अफेक्ट को चेक कर रहा हूं और किसके अफेक्ट को चेक कर रहा हूं, फर्टिलाइजर्स और क्लाइमेट के अफेक्ट को। तो जैसे कि हमने सिंपल कोरिलेशन में भी देखा कि जिस वेरिएबल के ऊपर अफेक्ट को चेक किया जाता है उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसके अफेक्ट को चेक किया जाता है, लाइक यहां पर फर्टिलाइजर्स और क्लाइमेट के अफेक्ट को चेक किया जा रहा है वीट की प्रोडक्शन पे, तो फर्टिलाइजर्स और क्लाइमेट क्या हो जाएंगे मेरे, ये हो जाएंगे मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, तो जब मल्टीपल कोरिलेशन की प्रॉब्लम आपके सामने आएगी तो एक वेरिएबल डिपेंडेंट होगा, बाकी सभी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। सिंप्लिसिटी के लिए मैंने 3 का एग्जांपल लिया है, मैंने 4 या 5 वेरिएबल्स का एग्जांपल नहीं लिया। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए सिचुएशन यही है जहां पर मेरा वेरिएबल 1 डिपेंडेंट है, वेरिएबल 2 और वेरिएबल 3 इंडिपेंडेंट हैं। तो मैं इसको डिनोट कैसे करूंगा, इसको डिनोट करने का तरीका है कैपिटल R 1.23। ठीक है, इसका मतलब है कैपिटल R का मतलब है कि मैं मल्टीपल कोरिलेशन निकाल रहा हूं। वेरिएबल 1 जो मैंने पॉइंट से पहले लिखा ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो मैंने पॉइंट के बाद लिखे ये मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर वेरिएबल 1 को डिपेंडेंट मान रहा हूँ, दैट्स माई मैंने वेरिएबल 1 को पॉइंट से पहले लिखा, और वेरिएबल 2 और 3 को मैं इंडिपेंडेंट मान रहा हूँ, तो मैंने 2 और 3 को पॉइंट के बाद लिखा। ठीक है, अच्छा केस अलग भी हो सकता था। मान लीजिए वेरिएबल 2 जो है वो डिपेंडेंट होता, 1 और 3 इंडिपेंडेंट होते। वेरिएबल 2 जो है अगर डिपेंडेंट मानते, 1 और 3 को हम इंडिपेंडेंट मानते, तो उसे हम कैसे लिखते, उसे हम लिखते इस तरीके से कैपिटल R 2.13, क्योंकि यहाँ वेरिएबल 2 जो है वो डिपेंडेंट है तो वो पॉइंट से पहले आएगा, 1 और 3 इंडिपेंडेंट है तो वो पॉइंट के बाद आएंगे। सिमिलरली थर्ड केस पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो पॉसिबिलिटी ये है कि वेरिएबल 3 को मैं डिपेंडेंट मान लूँ, ठीक है, वेरिएबल 1 और 2 को मैं क्या मान लूँ, इंडिपेंडेंट। ऐसी प्रॉब्लम भी मेरे सामने आ सकती है। तो ऐसे केस में हम इसको डिनोट करेंगे इस तरीके से कैपिटल R 3.12, यानी कि वेरिएबल 3 डिपेंडेंट है, वेरिएबल 1 और 2 क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, आई होप आपको डिनोट करना आ गया होगा कि हम मल्टीपल कोरिलेशन की प्रॉब्लम्स को किन साइन से डिनोट करते हैं। कैपिटल R 1.23, कैपिटल R 2.13, कैपिटल R 3.12। फाइन, चलिए अब इनको हम प्रैक्टिकली निकालना सीखते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं कैपिटल R 1.23 की, यानी कि जहां पर मैं वेरिएबल 1 को डिपेंडेंट मान रहा हूं, 2 और 3 को इंडिपेंडेंट मान रहा हूं, तो इनको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास है। फॉर्मूला ये है स्मॉल r स्क्वायर 12 प्लस स्मॉल r स्क्वायर 13 माइनस 2 टाइम्स R12 R13 R23 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R स्क्वायर 23, और इस पूरे पर अंडर रूट। ये हमारा है मल्टीपल कोरिलेशन 1.23 को निकालने का तरीका। ठीक है, अब आप कहोगे इस फॉर्मूले को याद कैसे रखें, तो याद करने का तरीका भी बहुत सिंपल है। आप सबसे पहले क्या करें, जो ये पॉइंट से पहले है, लाइक यहाँ पर 1 है पॉइंट से पहले, तो जो पॉइंट से पहले है उसको पॉइंट के जो बाद है उन दोनों के साथ बारी बारी जोड़ दीजिए। लाइक पहले 1 को जोड़िए 2 के साथ, फिर 1 को जोड़िए 3 के साथ। देखिए R स्क्वायर 12 प्लस R स्क्वायर 13 माइनस 2 टाइम्स सारी पॉसिबिलिटीज़। अब सारी पॉसिबिलिटीज़ का मतलब क्या है कि 1, 2 और 3 को मुझे आपस में पेयर्स में जोड़ना हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, 1, 2, 1, 3, 2, 3। ठीक है, देखिए 1, 2, 3 है, पेयर्स बनाने हैं क्या क्या बन सकते हैं, 1, 2, 1, 3 और 2, 3। वो सारी पॉसिबिलिटीज़ आप ले लीजिए बारी बारी, R12, R13, R23। फाइन, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में जो पॉइंट के बाद 2 वेरिएबल्स हैं
उसको यहाँ लिखेंगे आप, यानी कि 1 माइनस आर स्क्वायर 2 3, चूंकि यहाँ पॉइंट के बाद 2 3 है इसलिए यहाँ पर 2 3 आया। ठीक है, इसी तरीके से हम बाकी फॉर्मूलाज भी बना सकते हैं। सपोज आपको आर 2.13 को बनाना है, तो आर 2.13 कैसे बनेगा, वही सेम तरीका जो हमने यहाँ लगाया था उसी मेथड को फॉलो करेंगे। लाइक पहले आप जो पॉइंट के इधर है, यहाँ पर पॉइंट के लेफ्ट साइड पे क्या है 2 है, आपको उस 2 को दोनों के साथ जोड़ना है। पहले 2 को 1 के साथ जोड़िए, फिर 2 को 3 के साथ जोड़िए, मतलब आर स्क्वायर 2 1 प्लस आर स्क्वायर 2 3, 2 को 1 के साथ फिर 2 को 3 के साथ, माइनस 2 टाइम्स सारी पॉसिबिलिटीज। अब सारी पॉसिबिलिटीज तो सेम ही बनेंगी जो पहले बनी थी, 2 1 2 3 और 1 3। देखिए 2 1 2 3 और 1 3, आर 2 1 आर 2 3 आर 1 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर, ये दो वेरिएबल्स जो पॉइंट के बाद हैं। जैसे हमने यहाँ पर 2 3 लिया था डेनोमिनेटर में, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 3 था, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद क्या है 1 3 है, तो यहाँ मैं क्या लूँगा 1 3 लूँगा। सिमिलरली मैं थर्ड फॉर्मूला भी बना सकता हूँ। वो कैसे बनेगा, पहले 3 को जोड़ेंगे आप 1 के साथ और 2 के साथ बारी बारी, यानी आर स्क्वायर 3 1 प्लस आर स्क्वायर 3 2, माइनस 2 टाइम्स सारी पॉसिबिलिटीज़, मतलब 3 1 3 2 1 2, यानी कि 2 टाइम्स आर 3 1 आर 3 2 आर 1 2, डिवाइडेड बाय जो पॉइंट के बाद है 1 और 2, यानी 1 माइनस आर स्क्वायर 1 2। तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये 3 तरह के मल्टीपल कोरिलेशन हम निकालते हैं जब हम 3 वेरिएबल्स की बात करते हैं, और तीनों का फॉर्मूला कैसे बनता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि R12 यहाँ पे क्या है, R13 क्या है और R23 क्या है। देखिए तीनों फॉर्मूलाज में ये यूज़ हुए हैं, R12 R13 R23। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बता दूं मैं, चलिए वो बाद में करते हैं, पहले देखते हैं। R12 का मतलब है सिंपल कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल 1 एंड 2, जो आप बीकॉम में भी निकालते आए थे, सिंपल कोरिलेशन, जिसकी बात हमने यहाँ पे भी की अभी, ये वाला सिंपल कोरिलेशन जो 2 वेरिएबल्स में होता है। अब चूंकि यहाँ 2 ही हैं, R12 देखिए, तो R12 का मतलब है सिंपल कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2। सिमिलरली आर स्क्वायर 13, मतलब R13 का मतलब क्या है, R13 का मतलब है सिंपल कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 3। R23 का मतलब क्या है, सिंपल कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल 2 एंड वेरिएबल 3। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो R12 R13 R23 हैं, ये सभी सिंपल कोरिलेशंस हैं उन 2 वेरिएबल्स में जो इनके नीचे लिखा हुआ है। लाइक R12 का मतलब 1 और 2 में, R13 का मतलब 1 और 3 में, R23 का मतलब 2 और 3 में। यहाँ पर सिंपल कोरिलेशंस का स्क्वायर लेना है हमें, लाइक R स्क्वायर 1 2 R स्क्वायर 1 3 R स्क्वायर 2 3, इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें आप समझ पा रहे होंगे कि चाहे R12 हो चाहे R21 हो, वो 1 एंड द सेम थिंग है, क्योंकि चाहे आप कोरिलेशन वेरिएबल 1 और 2 में निकाल लीजिए सिंपल वाला, या फिर वेरिएबल 2 और 1 में निकाल लीजिए, आंसर आपका सेम आएगा। सिमिलरली R13 हो या R31 हो, वो आंसर सेम ही आएगा। R23 हो या R32 हो, उसका आंसर सेम ही आएगा। यानी देखिए यहाँ पे R23 यूज हुआ है, यहाँ R32 यूज हुआ है। अब ये R23 और R32 ये बिल्कुल सेम चीज़ है। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम एक दो कर लेते हैं ताकि हमारा हाथ इसमें खुल सके। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। देखिए कैलकुलेट करना है आपको R1.23 R3.12 एंड R2.13 इस डाटा में से। ठीक है, डाटा आपके सामने है। अब देखिए R1.23 का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये आपके सामने पड़ा है। आपको क्या क्या चाहिए, R12 का स्क्वायर चाहिए, R13 का स्क्वायर चाहिए और R23 चाहिए। ठीक है, मतलब R12 हो R13 हो R23 हो, ये 3 चीज़ें आपके सामने हो तो आप ये तीनों फॉर्मूलाज को, मतलब तीनों वैल्यूज़ को आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि तीनों ही फॉर्मूलाज में जो 3 चीज़ें यूज़ हुई हैं वो ये हैं, R12 R13 R23। ये 3 अगर आप निकाल पाओगे तो मल्टीपल कोरिलेशन सारे कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि तीनों ही मल्टीपल कोरिलेशन के फॉर्मूलाज में ये तीनों यूज़ होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो तीनों क्वेश्चन अगर हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में R12 भी गिवन है, R13 भी गिवन है, R23 भी गिवन है, आपके सामने है। ये 3 मुझे चाहिए थे और ये क्वेश्चन में पहले से दे रखे हैं, तो क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए अब मैंने सबसे पहले निकालना है R1.23। ठीक है, R1.23 फॉर्मूला आपने पीछे देखा ही था, R स्क्वायर 1 2 प्लस R स्क्वायर 1 3 माइनस 2 टाइम्स R12 R13 R23 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R स्क्वायर 2 3। तो सिंपली वैल्यूज़ को पुट करते जाओ, क्योंकि ऑलरेडी आपको R12 R13 R23 दे रखें। चलिए R12 कितना है 0.6। अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, R12 का स्क्वायर, मतलब 0.6 का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, सिमिलरली
R13 कितना है, R13 है 0.7, ठीक है। यहाँ पर मुझे R13 का स्क्वायर भी चाहिए, मतलब प्लस 0.7 का स्क्वायर चाहिए। देखिए R13 का स्क्वायर मतलब 0.7 का स्क्वायर। सिमिलरली माइनस 2 टाइम्स सारी पॉसिबिलिटीज R12, R13, R23। देखिए R12 कितना है 0.6, R13 0.7, R23 0.65, वही लिखे हुए हैं। -2 टाइम्स R12 मतलब 0.6, R13 मतलब 0.7, R23 मतलब 0.65, ठीक है। सिमिलरली डिवाइड किससे करेंगे आप, 1 माइनस आर स्क्वायर 23। अब 1 आर स्क्वायर 23 जो है यानी कि R23 का स्क्वायर। अब R23 पीछे कितना गिवन है, R23 गिवन है 0.65, यानी कि आपको यहाँ करना है 1 माइनस 0.65 का स्क्वायर, ठीक है। R23 का स्क्वायर मतलब 0.65 का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने वैल्यू आएगी 0.725, ठीक है। सिमिलरली आप कैलकुलेट कर सकते हैं R2.13, फॉर्मूला आपके सामने है R स्क्वायर 21 प्लस R स्क्वायर 23 माइनस 2 टाइम्स सारी पॉसिबिलिटीज अपॉन 1 माइनस R स्क्वायर 13। सारी वैल्यूज आपके सामने ऑलरेडी पीछे गिवन है। मैंने कहा था R12 या R21 ये एक ही बात होगी, तो पीछे R12 गिवन था हमें क्वेश्चन में, देखिए 0.6, ठीक है। चलिए मैं आगे लिख लेता हूँ तीनों वैल्यूज को ताकि आपको बार बार पेज पलट के देखना ना पड़े। R12 क्या था 0.6 इस क्वेश्चन में, R13 कितना था 0.7 और R23 कितना है 0.65, यहीं से देख लेंगे वैल्यूज हम, ठीक है। चलिए अब R12 हो या R21 हो, वन एंड द सेम थिंग। तो यहाँ R21 का स्क्वायर चाहिए मतलब R12 का स्क्वायर चाहिए। R12 कितना है 0.6, तो डाल दो 0.6 का स्क्वायर, ठीक है। R23 का स्क्वायर या R32 एक ही बात है। अब यहाँ R23 कितना है 0.65, इसका मतलब मुझे यहाँ 0.65 का स्क्वायर चाहिए क्योंकि यहाँ R23 का स्क्वायर है। -2 टाइम्स सारी पॉसिबिलिटीज, तो -2 टाइम्स 0.6, 0.7, 0.65, 0.6, 0.7, 0.65 अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर 13। अब R13 कितना है 0.7 और मुझे यहाँ पे उसका स्क्वायर चाहिए R स्क्वायर 13 मतलब 1 माइनस 0.7 का स्क्वायर। तो ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा 0.6809। एंड आई होप आप थर्ड भी कैलकुलेट कर पाएंगे क्योंकि मैंने दोनों बहुत अच्छे से आपको बता दिए हैं। सिर्फ फॉर्मूलाज में वैल्यूज ही पुट करनी है। R31 के स्क्वायर का मतलब R13 का स्क्वायर मतलब 0.7 का स्क्वायर, R32 का स्क्वायर मतलब R23 का स्क्वायर 0.65 का स्क्वायर, -2 टाइम्स सारी पॉसिबिलिटीज 0.7, 0.65, 0.6 अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर 12 यानी 1 माइनस 0.6 का स्क्वायर, वो भी आप पुट कर सकते हैं। आपका आंसर आ जाएगा 0.756, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखें, जो आपका ये मल्टीपल कोरिलेशन है, चाहे वो R1.23 है, चाहे R2.13 है, चाहे R3.12 है, इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी। देखिए बुक में भी मेंशन है ये पीछे, देखिए ये सिर्फ R1.23 लिखा हुआ है, लेकिन ये चाहे कोई भी मल्टीपल कोरिलेशन हो 1.23, 2.13, 3.12 सभी की वैल्यूज़ 0 से 1 के बीच में ही रहेगी। यानी जो हमारा मल्टीपल कोरिलेशन है इसकी जो रेंज है वो 0 से 1 होती है, ठीक है। अगर आपका आंसर इस रेंज से बाहर आ रहा है मतलब नेगेटिव आ रहा है या 1 से बड़ा आ रहा है तो आपने मल्टीपल कोरिलेशन मतलब सही तरीके से नहीं निकाला, ठीक है। तो ये हमारी बात थी मल्टीपल कोरिलेशन के बारे में, ठीक है। चलिए इसके बाद थोड़ी सी बात हम पार्शियल कोरिलेशन पे भी कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम बेसिक बातें दोनों कंसेप्ट्स की कर लेते हैं, फिर हम थोड़ा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए बात करते हैं पार्शियल कोरिलेशन की। अब पार्शियल कोरिलेशन क्या है? पार्शियल कोरिलेशन एक सिंपल कोरिलेशन ही है दो वेरिएबल्स के बीच में। अगर मैं उन दो वेरिएबल्स में से थर्ड के इफेक्ट को रिमूव कर दूं, यानी कि जैसे मैं सिंपल कोरिलेशन निकालता हूं, तरीका तो उससे अलग होगा, लेकिन ये एक तरीके का सिंपल कोरिलेशन ही होगा दो वेरिएबल्स के बीच में तीसरे वेरिएबल के इफेक्ट को रिमूव करने के बाद। अगर मैं अपने पुराने एग्जाम्पल पे आऊं तो मेरा पुराना एग्जाम्पल था वीट, फर्टिलाइजर्स और क्लाइमेट। यहां पर मान लीजिए वीट को मैं वेरिएबल 1 बोलता हूं, फर्टिलाइजर्स को वेरिएबल 2 बोलता हूं और क्लाइमेट को वेरिएबल 3 बोलता हूं। तो पार्शियल कोरिलेशन का मतलब कैसे बन सकता है? देखिए मान लीजिए मैं ये तो निकालता हूं कि वीट में और फर्टिलाइजर्स में कितना कोरिलेशन है, मतलब वीट की प्रोडक्शन में फर्टिलाइजर्स का कितना योगदान है। अगर मैं क्लाइमेट के इफेक्ट को रिमूव कर दूं, मतलब वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 में कितना कोरिलेशन होगा अगर मैं वेरिएबल 3 के इफेक्ट को रिमूव कर दूं। तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा? इसको लिखने का तरीका होगा स्मॉल r
12.3। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैं वेरिएबल 1 और 2 में कोरिलेशन निकाल रहा हूँ और थर्ड के इफेक्ट को रिमूव कर रहा हूँ, 12.3। सिमिलरली मान लीजिए मैं वीट की प्रोडक्शन और क्लाइमेट इनमें कोरिलेशन निकालता और फर्टिलाइजर्स के इफेक्ट को रिमूव करता, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता? फिर इसको लिखने का तरीका होता R13.2, क्योंकि वीट वेरिएबल 1 है, क्लाइमेट वेरिएबल 3 है। मैंने इन दोनों में कोरिलेशन निकाला, तो जिनमें मैं निकाल रहा हूँ उनको मुझे पॉइंट के लेफ्ट साइड पे लिखना है, तो इसलिए मैंने 1-3 को पॉइंट के लेफ्ट साइड पे एक साथ लिख दिया। और जिसके इफेक्ट को मैं रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं फर्टिलाइजर्स के इफेक्ट को रिमूव कर रहा हूँ, तो उसे मुझे पॉइंट के राइट साइड पे लिखना है। तो वेरिएबल 2 जो था, इसके इफेक्ट को मैंने रिमूव किया, फर्टिलाइजर्स को इस केस में, दैट्स वाई मैंने इसको पॉइंट के बाद लिखा। सिमिलरली मान लीजिए, वैसे तो यहाँ पर एग्जाम्पल सही नहीं है ये, लेकिन एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि फर्टिलाइजर्स और क्लाइमेट में मैं कोरिलेशन निकालता और वेरिएबल 1 को अलग कर देता, तो उसको लिखने का तरीका क्या होता? उसको लिखने का तरीका होता R23.1, यानी कोरिलेशन बिटवीन 2 एंड 3 आफ्टर रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ वेरिएबल 1। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर मैं ये लिख रहा हूँ R12.3, मतलब मैं वेरिएबल 1 और 2 में निकाल रहा हूँ, थर्ड के इफेक्ट को रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ R23.1, इसका मतलब मैं 2 और 3 में निकाल रहा हूँ, 1 के इफेक्ट को क्या कर रहा हूँ? रिमूव कर रहा हूँ। और मान लीजिए मैं लिखता R13.2, इसका मतलब मैं 2 के इफेक्ट को रिमूव कर रहा हूँ और 1 और 3 में आपस में कैलकुलेट कर रहा हूँ। फाइन, चलिए, ये हमारा पार्शियल कोरिलेशन का बेसिक कंसेप्ट था। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे निकालते हैं, एक बार फॉर्मूलाज को देख लेते हैं ताकि आपको बात और ज़्यादा क्लियर हो सके। चलिए, फॉर्मूलाज वाइज हम बुक से देख लेते हैं। पहले देखते हैं R12.3, यानी कि जब मैं कोरिलेशन निकालूंगा वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 में थर्ड के इफेक्ट को रिमूव करने के बाद, तो वो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है R12 माइनस R13 इंटू R23 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस R स्क्वायर 13 इंटू अंडर रूट 1 माइनस R स्क्वायर 23। अब इसका मतलब क्या है? देखो, R12 आपको पता है, सिंपल कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2। R13 क्या है? सिंपल कोरिलेशन बिटवीन 1 एंड 3। सिमिलरली R23 क्या है? सिंपल कोरिलेशन बिटवीन 2 एंड 3। तो फॉर्मूला तो आपको क्लियर ही है, ये वही 3 टर्म्स हैं जो हमने मल्टीपल कोरिलेशन में यूज़ की थी, वही 3 टर्म्स यहाँ भी निकालनी है। यानी कि अगर आपको R12 पता हो, R13 पता हो और R23 पता हो, तो आप सभी तरह के मल्टीपल और पार्शियल कोरिलेशंस को निकाल सकते हो जो 3 वेरिएबल्स में हैं। ठीक है, दोनों ही तरह के मतलब मल्टीपल और पार्शियल कोरिलेशंस को निकालने के लिए आपको ये 3 वैल्यूज चाहिए। अगर किसी भी तरीके से ये 3 वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है या आप कैलकुलेट कर पाओ, तो आप मल्टीपल और पार्शियल कोरिलेशंस को कैलकुलेट कर सकते हो जो कि 3 वेरिएबल्स में हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इस फॉर्मूले को याद करने का तरीका क्या है। देखिए, तरीका सिंपल है। जो पॉइंट से पहले 2 हैं, देखिए यहाँ पर 1 2 पॉइंट से पहले है और 3 पॉइंट के बाद है, तो जो पॉइंट से पहले है 1 और 2, पहले इनको ले लीजिए। मैंने ले लिया R12, माइनस कर दीजिए जो पॉइंट के बाद है उसको दोनों से जोड़िए, पहले 1 को 3 से, फिर 2 को 3 से, वही किया। देखिए R13 R23, फाइन, डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस R स्क्वायर लेना है दोनों में। अब कौन कौन सा लेना है? जो 2 हमने यहाँ लिए थे वही 2 यहाँ पर आएंगे। देखिए, यहाँ लिया था R13, यहाँ R23, उन दोनों के स्क्वायर्स नीचे आएंगे, R स्क्वायर 13 R स्क्वायर 23। फाइन, सिमिलरली हम बाकी 2 फॉर्मूलाज को भी बना सकते हैं। मान लीजिए आपको निकालना है R23.1, तो इसका तरीका क्या रहेगा? पहले 2 को लीजिए, जो पॉइंट से पहले हैं वो कौन से हैं? 2 और 3। इसका मतलब यहाँ क्या लेंगे हम? R23 माइनस, अब जो पॉइंट के राइट साइड पे है उनको दोनों से जोड़ना है, यानी कि 2 को 1 से जोड़ना है, फिर 3 को 1 से जोड़ना है, माइनस R21 इंटू R31 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट्स 1 माइनस R स्क्वायर, और यहाँ भी 1 माइनस R स्क्वायर, लेकिन कौन सा? जो 2 यहाँ लिए थे, 21 और 31, 21 और 31। सिमिलरली इसको भी देख लेते हैं। पहले जो पॉइंट के लेफ्ट साइड पे दोनों जोड़ो, R13, देखिए पॉइंट से पहले क्या है? 1 और 3 है, पॉइंट के बाद 2 है, तो जो पॉइंट से पहले हैं पहले उनको लेना है, 1 और 3 को, तो ले लिया इसने R13 माइनस, अब पॉइंट के बाद वालों को दोनों से जोड़ो, 1 2 और 3 2, R12 इंटू R32, और जो 2 यहाँ लिए थे उन्हीं के स्क्वायर्स यहाँ भी आएंगे, 1 माइनस R स्क्वायर 1 2 अंडर रूट, और R32 1 माइनस R स्क्वायर 32। फाइन, चलिए
और एक चीज़ और है, मल्टीपल कोरिलेशन की जो रेंज थी वो 0 से 1 के बीच में थी, लेकिन जो पार्शियल की लिमिट्स है, यानी कि जो पार्शियल की रेंज है वो रहेगी -1 से 1 के बीच में। यानी जब आप पार्शियल कोरिलेशन कैलकुलेट कर रहे हो तो जो आपका आंसर आएगा वो हमेशा -1 से 1 के बीच में ही आएगा। यानी इसकी जो रेंज होगी, जो स्मॉल r है, चाहे वो 12.3 है या कोई भी है, ये -1 से 1 के बीच में ही रहेगा। ठीक है इसका आंसर। अगर इस रेंज से बाहर आपका आंसर आ रहा है तो समझ लीजिए आपने कुछ गलती की है। चलिए अब इसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको प्रैक्टिकली भी ये काम करना आ जाए। चलिए एग्जांपल देखते हैं। आपको स्मॉल r12 गिवन है, स्मॉल r13 गिवन है, स्मॉल r23 गिवन है। आपको वैल्यूज निकालनी है r12.3, r13.2 और r23.1। अभी हमने फॉर्मूलाज को याद किया है, समझा भी है। चलिए r12.3 अगर निकालना हो, यानी कि पार्शियल कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल 1 एंड 2 आफ्टर रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ थर्ड, ये निकालना है तो निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हमारे सामने यहाँ पर भी हमने देखा था, r12 माइनस r13 इंटू r23 अपॉन √1 माइनस r²13 √1 माइनस r²23। याद करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। अगर आप इन तीनों में से एक को याद कर लेंगे, सिर्फ इसको याद कर लेंगे, तो बाकी दो को आप उसी तरीके से बना सकते हैं। तो आपको तीनों याद करने की नीड नहीं है, ना तो मल्टीपल में ना पार्शियल में। आप सिर्फ पहला याद कर लीजिए, बाकी दो आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फॉर्मूला आपके सामने है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। r12 कितना है, देखिए r12 चाहिए, कितना है r12 0.7, तो यहाँ डाल दो r12 की जगह 0.7। r13 0.61 डाल दिया 0.61, फिर r23 चाहिए 0.4 डाल दिया 0.4। अब यहाँ पर 1 माइनस r²13 यानी कि 1 माइनस इसका स्क्वायर r²13 यानी 1 माइनस 0.61 का स्क्वायर। सिमिलरली 1 माइनस r²23, अब r23 कितना है 0.4 यानी कि 1 माइनस 0.4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.629। ठीक है, सिमिलरली r13.2 निकालना है तो फॉर्मूला आपके सामने है, पहले ये दो लो, r13 माइनस r12 इंटू r32, ठीक है, अपॉन √1 माइनस r²12 √1 माइनस r²32। फॉर्मूला तो हम समझ ही चुके हैं, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। अब r13 कितना है 0.61, तो देखिए यहाँ डाल दिया इसने 0.61 r13 की जगह। ठीक है, फिर r12 इंटू r32, r12 0.7, r32 या r23 एक ही बात है 0.4, यानी कि डलेगा 0.7 इंटू 0.4। देखिए 0.7 इंटू 0.4, यहाँ पर √1 माइनस r²12 √1 माइनस r²32, यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यानी 1 माइनस 0.7 का स्क्वायर और रूट, और 1 माइनस 0.4 का स्क्वायर और रूट। लीजिए 1 माइनस 0.7 का स्क्वायर और रूट, 1 माइनस 0.4 का स्क्वायर और रूट। सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.505। सिमिलरली आप तीसरा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइन, तो चलिए ये भी आपको निकाल के दिखाई देता हूँ। लीजिए r23 माइनस r21 r31 अपॉन 1 माइनस r²21 1 माइनस r²31 रूट, ये फॉर्मूलाज हम पढ़ चुके हैं। अब वैल्यूज पुट कीजिए। r23 कितना है, देखिए क्वेश्चन में r23 कितना है 0.4, ये रखा मैंने 0.4, माइनस r21 इंटू r31, तो r21 कितना है 0.7, r31 कितना है 0.61। लिखिए 0.7 इंटू 0.61, और यहाँ पर उनके स्क्वायर्स आ जाएंगे। अभी हमने कहा था जो दो यहाँ आते हैं उन्हीं के स्क्वायर्स यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, 1 माइनस करके और रूट कर देते हैं उसका हम। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा -0.048। फाइन, प्लस साइन का मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन, माइनस साइन का मतलब नेगेटिव कोरिलेशन। चलिए, तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था मल्टीपल और पार्शियल कोरिलेशन का। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और कोई आपको डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इसको लाइक करके, शेयर करके चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।